देश में पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, नेता इस पार्टी का नेता उस पार्टी का, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम है वो हम ही लोगों को झेलना है। उसकी जिंदगी बहुत आलीशान गुजर रही है, चाहे एसबीआई जानकारी दे या ना दे, चाहे सीए लागू हो या ना हो, आपको नौकरी मिले या ना मिले, भारत के किसी नेता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो इस बात के लिए उसको फर्क पड़ता है कि मंच में मुझे उस मुद्दे को उठाना है जिस मुद्दे पे मुझे कभी काम करना ही नहीं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे ही दी, पर यह जानकारी दो अलग अलग बॉक्सों में है। एक बॉक्स में यह जानकारी है कि चंदा किसने दिया, और दूसरे बॉक्स में यह जानकारी है कि उस चंदे का प्रयोग किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। अच्छा ये होता कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरियल नंबर का मिलान करके ऐसी सूचना दी जाती जिससे कि हमें आसानी होती समझने में कि किसके द्वारा किस पार्टी को चंदा दिया गया। एसबीआई ने जो जानकारी दी वो आधी अधूरी जानकारी है, इसीलिए एसबीआई के अधिकारियों को कई लोग गंजेड़ी बोल रहे हैं कि ऐसे काम तो सिर्फ गंजेड़ी ही करते हैं। सोच कर देखो, एसबीआई की नजर में ऐसे लोग कितने बड़े गधे होंगे। एसबीआई पलटकर ये बोल सकता है कि हमने आपको दो बॉक्सों में जानकारी दे दी है, अब आप घर पर बैठकर जोड़ियां मिलाते रहिए। बचपन में स्कूल की कॉपी में जोड़ियां मिलाते थे, फिर कॉलेज में जोड़ियां मिलाई होंगी, आजकल तो भारत में राजनीतिक पार्टियों में भी जोड़ियां मिलानी पड़ रही हैं। समझ में नहीं आता है कौन सा नेता किस पार्टी का है। ये भी भारत का एक अच्छा टाइम पास है, जोड़ियां मिलाइए, क्योंकि पता नहीं आज राजनेता इस पार्टी में है, हो सकता है वो कल राजनेता उस पार्टी में हो। कई लोग ये भी नाराज हो सकते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन की जोड़ियां क्यों मिलाएं। एसबीआई के पास 2 लाख से ज्यादा का स्टाफ है, क्या एसबीआई इतना भी नहीं कर सकता? उस स्टाफ को पैसे तो हमारे टैक्स से ही मिलता है। क्या एसबीआई इतना मक्कार है? खबरदार अगर किसी ने एसबीआई को मक्कार कहा, सम्मान से नाम लो एसबीआई का। एसबीआई मक्कार नहीं है, श्रीमान मक्कार है। मक्कारी का तमगा इनका सुपरलेटिव डिग्री है। मैं श्रीमान मक्कार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी बैंक में जब ऑडिट होता है तो उसमें रिकॉन्सिलेशन का एक प्रोसेस होता है। प्रतिदिन कितना आया कितना गया उसका एक अकाउंट देखना पड़ता है। अगर वो मैच नहीं होता है तो बैंक बंद नहीं होती। तो क्या जो ऑडिटर एसबीआई के ऑडिट कर रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आया कि 16,000 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है तो उसकी एक प्रॉपर बही खाता बनाया जाना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं बनाया? पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये मक्कार की सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। तो इन मक्कारों का काम क्या है? इनका सबसे प्रिय काम होता है पैसे लेकर खाना खाना। इनका अंतिम लक्ष्य होता है खाना। कभी भी जाओ क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। अगर इनको कोरोना के समय में भी काम करने के लिए दिया जाए तो घर पर भी वो यही काम करेंगे। एसबीआई के कर्मचारियों का प्रमुख उद्देश्य लंच करना है। अगर वो इस पर फोकस नहीं करते तो डेटा बड़ी आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था। पूरा ध्यान खाने पर है तो डेटा कहां से उपलब्ध कराया जा सके। कई लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेवान तो पकड़ लिया था एसबीआई का, लेकिन जिस कमरे में उसको खड़ा होकर सजा सुनाई जा रही थी उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की खोल दी गई तो उससे कूद कर ये एसबीआई भाग गया। ऐसा लग रहा है कि दिन दहाड़े कोई आंख मिचोली खेल रहा है। और जैसे ही एसबीआई के ऊपर धप्पा पड़ता है तो एसबीआई बोलता है हम तो कच्ची लोई हैं। कच्ची लोई का मतलब आटे की लोई जिससे आप रोटी खाते हैं। कच्ची लोई का मतलब होता है कि यदि आपके ऊपर धप्पा हो जाए तो आपको दांव नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर एक संरक्षण बना हुआ है। आप दांव इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप कच्ची लोई हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे इस बात को लेकर। उस ऑडिटर की कितनी बड़ी फजीयत हो रही होगी जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बैंक की और वो जानकारी नहीं निकाल पा रहा है। दिन दहाड़े धप्पा होने के बाद भी ये गर्व से दिन दहाड़े निकल रहे हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आ रही है। ये तो स्पष्ट बोल रहे हैं हमने आपको आंकड़ा दे दिया है, इस देश में बिल्डिंग का काम बहुत अच्छा होता है, उस बिल्डिंग का प्रयोग करते हुए सभी आंकड़ों को जोड़ लें और जहां लगे वहां उन आंकड़ों का प्रयोग कर लें। एसबीआई तो ये मानता है कि भारत के लोगों का और काम भी क्या है, इतने फ्री रहते हैं। देखो किसानों को कितने फ्री हैं, अपना खेती बाड़ी का काम छोड़कर आंदोलन में लगे हुए हैं। जिस देश में किसान किसानी छोड़कर आंदोलन में लगा हुआ हो उस देश का आदमी कितना फ्री है। तो वहां डेटा मिलाकर क्यों दिया जाए? अलग अलग डेटा देंगे, तुम आराम से घर पर महकर मिलाते रहना। जिस देश में छात्र लाठी खाने के लिए आंदोलन करता हो, ये मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले के आंदोलन की बात है,
जिस देश का छात्र इतना फ्री है कि वो दिन रात आंदोलन कर रहा है, उस देश में जो डेटा अलग अलग दिए गए हैं मिलाने में दिक्कत क्या है? रैलियों में खड़े होने के लिए हमारे पास टाइम है, भंडारे में जाने के लिए हमारे पास टाइम है, क्रिकेट मैच देखने के लिए हमारे पास टाइम है, पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। तो उस देश में डेटा को एक साथ देने की क्या जरूरत है? सरकार बोल रही थी कि हम वर्ल्ड बैंक से काला धन लाएंगे, हम वो जानकारियां निकाल कर लेकर आएंगे एक साथ कि पूरे भारत को मालूम चल जाएगा किसके पास कितना काला धन है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत में डिजिटल इंडिया चल रहा है, यानी कि सब चीज डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो जो सरकारें वर्ल्ड बैंक से जानकारी लेकर आने वाली थी, जिस देश में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, जिस देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लेन देन हो रहा है उसमें एसबीआई इतना दक्ष है कि जब भी जरूरत पड़ेगी एसबीआई तुरंत एक झटके में जानकारी दे देगी कि किसको कितना पैसा दिया गया है और किसने कितना पैसा कैश किया है। आज वही एसबीआई आंकड़े देने में झिझक रही है। वही सरकार जो वर्ल्ड बैंक से पूरी जानकारी निकालने की बातें को दम भरते हैं, वो एसबीआई से जानकारी निकालने में सक्षम है। जो सरकारें डिजिटल इंडिया मजबूत होने का दम भरते हैं, वो सरकारें देख लें कि कैसे एसबीआई आंकड़ों को भी इकट्ठा नहीं कर पा रही है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा बैंकों के प्रति हमारा विश्वास कम हो जाना। इस बैंकों के प्रति विश्वास कम होने से बैंक डूबने लगते हैं, जैसे कि पीएमसी बैंक डूबा, जैसे कि पेटीएम डूब रहा है, जैसे कि यूको बैंक अभी चर्चा में है। हमें यह समझना होगा एसबीआई इस भारत का सबसे विश्वसनीय बैंक है। एसबीआई मक्कार है लेकिन अभी भी हमारा उस पर विश्वास बना हुआ है। लोग सबसे ज्यादा खाता एसबीआई में इसलिए खुलवाते हैं। और अगर इस प्रकार की कार्य प्रणाली एसबीआई करेगी तो बैंकों के प्रति हमारा कितना विश्वास खत्म हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। किसी भी कार्य प्रणाली में जो नियम कानून है अगर उनको तोड़कर नए नियम थोपे जाएंगे, किसी को बचाने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर इन संस्थाओं से हमारा भरोसा उठ जाएगा। और भरोसा उठा है, एसबीआई के शेयर धड़ल्ले से नीचे गिरे हैं, ये सबने देखा है। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे पूरा भरोसा है और इस प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा है, संविधान पे मुझे पूरा भरोसा है, सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है कि जो निर्णय आएगा वो जनता के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा। किसी भी प्रकार से जनता अपने सिस्टम से विश्वास नहीं खोएगी, जनता को हर एक संस्था में विश्वास रहेगा। क्योंकि अगर जनता ने सिस्टम से विश्वास खो दिया तो फिर इस देश में लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाएगा। देश में पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, नेता इस पार्टी का नेता उस पार्टी का, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम है वो हम ही लोगों को झेलना है। क्योंकि नेता जो पैसा कमाता है उस पैसे से वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है, उस पैसे से बड़े बड़े रिजॉर्ट बनवा रहा है, बड़े बड़े महल बनवा रहा है, उसकी जिंदगी बहुत आलीशान गुजर रही है। उसको टिकट मिले, चुनाव लड़े ना लड़े, इस पार्टी में रहे उस पार्टी में रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं है। चाहे एसबीआई जानकारी दे या ना दे, चाहे सीए लागू हो या ना हो, आपको नौकरी मिले या ना मिले, भारत के किसी नेता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो इस बात के लिए उसको फर्क पड़ता है कि मंच में मुझे उस मुद्दे को उठाना है जिस मुद्दे पे मुझे कभी काम करना ही नहीं। क्योंकि जब वो बात करता है कोई नेता कि हम रोजगार देंगे, तो इसका मतलब है अपने बेटे को, अपने बेटियों को। जब वो बोलता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, तो इसका मतलब है अपने बेटे बेटियों के, अपने परिवार की, अपने चमचों की। जब वो बोलता है कि हम आधारभूत संरचना मजबूत करेंगे, तो इसका मतलब वो रिजॉर्ट बनवाएगा, खुद की बिल्डिंगें बनवाएगा, खुद के महल बनवाएगा, खुद के नाम पर 100-100 बीघा खेती खरीदेगा। इनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं। आजकल के जो छर्रे चुनाव लड़ते हैं, पार्षद बनते ही कोठियां आ जाती हैं कहां से। मध्य प्रदेश के एक मंत्री के लड़के ने रिजॉर्ट बनवाया है, उस पर जीएसटी का छापा बना हुआ है। इतना बड़ा रिजॉर्ट कहां से आया? क्या मंत्रियों की इतनी तनख्वाह होती है क्या? अगर ये सवाल हम नहीं पूछेंगे तो इसी प्रकार से हमको कुड़ाया जाएगा, इसी प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाया जाएगा। हमको अपना हित साधना है। आप भारत की अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट मत लो, तुम अपनी अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट लो। तुम ये मत देखो कि भारत का जीडीपी कितना बढ़ा, तुम ये देखो तुम्हारा जीडीपी कितना बढ़ा। तुम ये मत देखो कि फलाना कितना बजट आया, तुम देखो तुम्हारा बजट कितना है। क्या तुम्हारा बजट इतना है कि तुम अपने घर का खर्च चला पा रहे हो? तुम ये मत देखो भारत के ऊपर कितना कर्ज है, तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है। तुम ये मत देखो भारत की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तुम बताओ तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है, अगर तुम बेरोजगार हो, अगर तुम गरीब हो, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी है, तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, तो फिर इसके लिए मांग करना सीखो।
अगर तुम्हें अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है तो मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाना छोड़ो, नेताओं के तलवे चाटना छोड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करना सीखो, सही को सही बोलना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो। आदर्श मानो नेता ही हैं जो नीति निर्माण करते हमारा देश आगे जाता है, पर उनका चयन हम करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस प्रकार के नेताओं को संसद में या नीति भवन में भेजते हैं जिससे वो नीतियों का निर्माण करें। बलात्कारी, अपराधी, ऐसी प्रवृत्तियों के लोगों को हम भेज रहे हैं तो वो उसी प्रवृत्ति के लोग वैसा ही कानून बनाएंगे जो उनके हिसाब से और ऐसा हो रहा है। इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सच का साथ दो, वो सच का साथ देना है तो नैया पार को फॉलो करो, नैया पार को सपोर्ट करो। आप जैसे भी नैया पार को सपोर्ट कर सकते हैं वैसे नैया पार को सपोर्ट करें। और कोई अगर सलाह मशवरा हो कमेंट कीजिए, कोई शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। हम आपके सभी शिकायतों को सराखों पर रखेंगे, उसमें सुधार करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सलाह होगी उसको मानेंगे। यदि आप और किसी अन्य मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए, हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।